चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आर्गुमेंटेटिव या जजमेंटल ऐसे। ये वो ऐसे है जिसके अंदर आपसे आपकी राय पूछी गई हो। एक्सक्यूज मी एवरीवन। आपसे आपकी राय पूछी गई होती है या आपको दो चीजें दी गई होती है जिसमें से आपने किसी एक को उठाकर उसके ऊपर बात करनी होती है। ठीक। मिसाल के तौर पर आपके सामने स्क्रीन पर है, इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि क्या दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है। ऐसे स्टेटमेंट्स आपके पास हो तो इसमें इधर आप हाँ या आप इसके साथ एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। यानी कि एक स्टांस आप पहले एग्जामिनर को बता देते हो कि भाई मेरा ये स्टांस है और इसी पे मैं अपने आउटलाइंस बनाऊंगा। दूसरा सिनेरियो आपको और दिया गया हो, आईएमएफ बेल आउट्स, ब्लेसिंग्स और कर्स, या यहाँ पे मैंने बनाया है एक स्टेटमेंट, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड कॉलन मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी और एडहेरिंग टू स्टेटस को, दिस और दैट वाला मामला, या आपको दिस पे जाना होगा या दैट, दो चीजें दी गई होंगी। तो आप कैसे इस ऐसे को करते हैं। इस ऐसे को करने का तरीका, सबसे पहले मार्कर से आप अपने स्टेटमेंट लिखेंगे। मैंने ये स्टेटमेंट उठाया है, इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, एज इट इज लिखेंगे। एक लाइन छोड़कर थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट के लिए लाइन छोड़कर वही सेम आउटलाइन जिस तरह एक्सपोजिटरी में आप करते हैं। इंट्रोडक्शन, अपने ऐसे टॉपिक। अब यहाँ पे इसने इज द वर्ल्ड टुवर्ड मल्टीपल, इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। अब हमें कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी एंड वर्ल्ड ऑर्डर का पता होना चाहिए क्योंकि टॉपिक इसी के बारे में, कोई वर्ल्ड ऑर्डर नाम की कोई चीज है, पोलैरिटी नाम की कोई चीज है। तो उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे एक पैराग्राफ में ऐसे टॉपिक को। फिर यहाँ पर इंक्वायरी की जगह आप अपना स्टांस लेंगे। अब इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, इसमें आप, मैं कहता हूँ हाँ, यस द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। यानी कि आप एक क्लियर स्टांस लेंगे जिस तरह मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आपको नजर आ रहा है तो यू विल टेक अ क्लियर स्टांस। आपका एक क्लियर स्टांस होगा। आप उसको पहले ही बता के जाएंगे कि भाई मेरी राय ये है, मैं अपनी राय को लिखते जा रहा हूँ। ठीक। किसका माइक्रोफोन ऑन है। एक्सक्यूज मी, कुछ स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से वो ही नहीं गया। क्या किसको कहते हैं।
ठीक, आपको एक क्लियर स्टांस होगा। क्लियर स्टांस के बाद मिसाल के तौर पर सवालिया निशान जिसमें हो, वहां पर आप क्या करते हो? क्योंकि आपके पास यस या नो का ऑप्शन है। आप कहते हो यस, जिस तरह मैंने कहा है, हाँ द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। क्लियर एक स्टांस बताया मैंने एग्जामिनर को कि यार मैं, ये मेरा स्टांस है, मैं हाँ कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ उस बात। या यहाँ पे हो सकता था नो, द वर्ल्ड इज मूविंग, नॉट मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि स्टांस हम कैसे लें। स्टांस कोई गलत सही स्टांस नहीं होता। जिस स्टांस में आपके पास ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपको लगता है कि इस पर मैं ज्यादा आउटलाइंस बना सकता हूँ, वही आपका करेक्ट स्टांस है। ठीक, मैंने यस इसलिए बोला क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं यस पे ज्यादा से ज्यादा लिख सकता हूँ। ठीक, अब इसके बाद और वाला मामला हो, दिस और दैट वाला, contemporary world moving towards multipolarity or adhering to status quo। अब मैं इसमें ये स्टांस लेता हूँ, तो मैं नीचे यहाँ पे यस की जगह, अगर ये मेरे पास स्टेटमेंट होता, इसको एज इट इज यहाँ पे मार्कर से लिखता इसकी जगह, और नीचे मैं थर्ड पे आके कहता the contemporary world is indeed moving towards multipolarity। अगर ये मेरा स्टांस हो, इसको मैं नहीं लेता, चलो इसको मैं अगर लेता स्टांस, तो मैं कहता the contemporary world is indeed adhering to status quo। कंफर्म कि बेशक मैं इनमें से किसी एक को उठा रहा हूँ, इंडीड का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ये जरा रिपीट कर दे कंटेम्प्रेरी वर्ड। देखिए, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला और वाला कुछ आए ना, जिस तरह आईएमएफ बेल आउट्स, ब्लेसिंग और कर्स, या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, या नई आजकल की जो दुनिया है मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, या अडहेरिंग टू स्टेटस को, या अपने हालात में बरकरार रहेगी। मैं कहता हूँ कि मैंने इस पे लिखना है, अपना स्टांस ये बनाता हूँ, तो मैं सिंपली कहूँगा इंडीड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। इसको अगर मैं लेता, शफीक इसको लेना चाहता है, शफीक वांट्स टू राइट ऑन दिस, ये कहेगा इंडीड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इज अडहेरिंग टू स्टेटस को, यानी कि आप अपना स्टांस क्लियर करोगे। ठीक हो गई बात, समझ आ गया? जी सर। फिर आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे, लेवल ऑफ एनालिसिस लगाओगे, सेम एज एक्सपोजिटरी। ऐसे कि आप स्टेट लेवल, रीजनल लेवल, ग्लोबल लेवल, या इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटल लेवल, ग्लोबल लेवल, या विद इन पाकिस्तान कोई बात हो तो इंडिविजुअल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोविंशियल लेवल, स्टेट लेवल, या आर पे स्टेट लगाओ, सेम बिल्कुल आप उसकी तरह बनाओगे, एक्सपोजिटरी ऐसे की तरह, लेकिन 16 आउटलाइंस नहीं, 8 से 10 आपके आउटलाइन आपके स्टांस पे होंगे। अब एक्सपोजिटरी में हम क्या करते थे, आउटलाइन बनाने के बाद फोर्थ में अपना वे फॉरवर्ड, इशू बेस्ड होता तो वे फॉरवर्ड, फिर उसके बाद कंक्लूजन। यहाँ पे एक नई चीज आप करेंगे, दैट इज फोर्थ पे आप कहेंगे सर्टेन पीपल क्लेम द वर्ल्ड इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। यानी कि जो आपने स्टांस यहाँ पे लिया था ना, उसका ऑपोजिट यहाँ पे आपने यस कहा था, यहाँ पे आप नो कहेंगे। अगर ये वाला टॉपिक होता, मिसाल के तौर पर मैंने ये कहा था इंडीड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, ये वाला मैंने नहीं लिया था दिस वन, तो यहाँ पे मैं कहूंगा certain people claim that contemporary world is adhering to status quo। यानी कि और के बाद वाला, यानी कि दूसरा जो स्टांस है जिसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बारे में लिखेंगे certain people claim the world is not moving। यहाँ पे मैंने कहा था, पूछा गया था ना, इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, मैंने कहा था यस, मेरा स्टांस था यस पे। मैंने 8 से 10 आउटलाइन लगाया, पेस्टेट वगैरह सब लगाने के बाद फोर्थ नंबर पे होगा, मैं कह रहा हूँ सर्टेन पीपल, कुछ लोग हैं, मैं नहीं कह रहा, कुछ लोग क्लेम करते हैं that the world is not moving towards multipolarity। इसमें 3 से 4 वीक से आउटलाइन बनाएंगे। वीक इसलिए अब बनाएंगे कि फिफ्थ नंबर पे however their claim lacks substantial evidence, इन्हीं बातों को फिर यहाँ पे आप वन बाय वन, 3 पॉइंट्स बनाया था तो इन 3 पॉइंट्स को वन बाय वन रिफ्यूट करेंगे, 4 बनाया था 4 को रिफ्यूट करेंगे, और यहाँ पे आपका कंक्लूजन होगा। किसको इस बात की नहीं समझ आई?
तो ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ है? somebody has raised hand, मुझे नहीं पता किसने रेज हैंड। आसिफा जी, आसिफा बोलिए, क्या नहीं समझ आया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये और तो बाकी समझ आ गया, ये सर्टेन पीपल क्लेम जो अभी आप समझा रहे थे ये समझ नहीं आया। ठीक हो गया, अब देखें, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओहो, इसको कैसे बंद करते हैं? मैंने जो शेयर किया था वही मुझसे गुम हो गया। Your screen sharing is paused. ठीक हो गया, देखिएगा, सिंपल सी बात है। दो किस्म के आर्गुमेंटेटिव एसेज आते हैं, एक क्वेश्चन मार्क वाला, दूसरा और वाला। पहले हमने क्वेश्चन मार्क वाले को उठाया और एज इट इज सिंपली वही सब कर रहे हैं जो हम एक्सपोजिटरी में करते थे। मार्कर से अपनी ऐसे स्टेटमेंट लिखी, एक लाइन छोड़ के थीसिस स्टेटमेंट, 6 लाइन छोड़कर 7 लाइन, सॉरी आउटलाइन, आउटलाइन के बाद इंट्रोडक्शन, फिर दूसरा आपका रोमन में ऐसे टॉपिक के बारे में, तीसरा वहां पे हमारी इंक्वायरी होती थी, यहाँ पे हमारा स्टांस होगा। अब यहाँ पे आसपास देखें, दो बातें हो सकती हैं, या तो हम इस बात के साथ अग्री करेंगे या डिसएग्री। ठीक, मैंने यहाँ पे अग्री की, यस द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, यानी कि क्लियरली हमने स्टांस लेना है, या तो एग्री करना या डिसएग्री, दो बातें नहीं, एक बात पे हमने एक बात को पिक करना है। जी असरा, रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा आप। फिर उसके बाद एक्सपोजिटरी की तरह सिंपली लेवल ऑफ एनालिसिस बनाएंगे और इस बात को प्रूव करेंगे, यस द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। ठीक, लेकिन इसमें हम उसमें हम 14 से 16 आउटलाइन बनाते थे, हम 8 से 10 आउटलाइन बनाएंगे, या आर पे सेलेक्ट लगाएं या कोई सा भी आप लेवल ऑफ एनालिसिस लगाएं, इंडिविजुअल वाला लगाएं, स्टेट वाला लगाएं, क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट वाला लगाएं, डिपेंडिंग ऑन the essay statement and the number of outlines that you have in either of these level of analysis. ये करने के बाद फिर आपने यहाँ पे अग्री किया था, दो ऑप्शंस थे ना, या तो अग्री था या था डिसएग्री, या आपने यस बोलना था या आपने नो बोलना था। ठीक, मैंने यहाँ पे एग्री किया था यस, और अपने 8 से 10 आउटलाइन बनाए, लेकिन डिसएग्री भी तो था इसमें, लोग ना भी तो कर सकते हैं, हमने नहीं किया, लेकिन ना का ऑप्शन भी है कि आप ना मानो इस बात को। तो हम यहाँ पे ले जाके 4th नंबर पे कहेंगे कि सर्टेन पीपल, चंद लोग ऐसे हैं, हम नहीं है, नॉट मी, सर्टेन पीपल क्लेम दैट द वर्ल्ड इज नॉट मूविंग। उसमें मैंने कहा था यस द वर्ल्ड इज मूविंग, यानी कि फिर यहाँ पे मैं डिसएग्री वाले पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ। लोग क्या गलती करते हैं, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, इस तरह नहीं ऐसे बनाया जाता। आप अपना क्लियर स्टांस लेते हो, मैक्सिमम आप आउटलाइन स्टांस पे बनाते हो, अपने अग्री कर रहे थे, अग्री को प्रूव करते हो, लेकिन फिर एंड में ना आप ये भी बताते हो कि कुछ लोग हैं ऐसे जो डिसएग्री करते हैं, यानी कि दे डू नॉट, they think that the world is not moving towards multipolarity। ये आपका मेन आउटलाइन का हेडर होगा। इसके नीचे आप 3 से 4 आउटलाइन बनाएंगे जो इस बात को फेवर करेंगे, यानी कि आपकी बात से जो आप अपने ऊपर आउटलाइन बना रहे हो उनके खिलाफ बात होगी, लेकिन ये वीक आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, और ये सारे इस बात को प्रूव करेंगे कि वर्ल्ड इज नॉट मूविंग। ठीक है, लेकिन वीक हो, बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो। क्यों वीक हो? इसके बाद 5th नंबर पे आपने however their claims lack substantial evidence, आप कह रहे हो कि ये जो लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं, इनका क्लेम जो है उनके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं, यानी कि बकवास कर रहे हैं। तो फिर ये जो 3 से 4 आउटलाइन थे, इनको 1 बाय 1 यहाँ पे 3 आउटलाइन ऊपर बनाए थे, तो उनके खिलाफ उनको रिफ्यूट करोगे, उनको के साथ यहाँ पे डिसएग्री करोगे, करने के बाद कंक्लूजन। क्लियर हो गई बात?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बोल लूँ सर? जी जी बोल लें। सर यहाँ पे जो वीक आउटलाइन का आपने कहा है, वीक आर्गुमेंट्स हमने यहाँ पे रखने हैं। हाँ ये मैं जो समझ रहा हूँ कि मतलब जो ऊपर जो हमने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स उसकी फेवर में दिए हैं कि ये इसी तरह है जिस तरह मैं कह रहा हूँ। नीचे जो हम आर्गुमेंट्स देंगे वो वीक किस सेंस में, मतलब हम उसके अपोजिट देंगे, स्ट्रांगली अपोजिट हो मेरे मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ना? वीक आर्ग्यूमेंट आप अपने ऊपर जो आपने अपनी बात स्टांस पे चीजें की है ना, उस जी स्टांस सर। के खिलाफ खुद ही आप पॉइंट्स देंगे, लेकिन पॉइंट्स देते वक्त वीक का मतलब ये है कि ये ख्याल रखें कि नीचे फिर आप उनको रिफ्यूट कर सके वन बाय वन। रिफ्यूट इसलिए कर रहे हैं ना कि ऊपर आपने जो स्टांस लिया अपने स्टांस को फिर रीप्रूव कर रहे हैं। ठीक हो गया सर, सही है। तो मैं मेरे पास ऐसे हैं, मैं आपको उनके साथ शेयर करूंगा अभी। आउटलाइंस मेरे जी पास है। जी जरूर सर। अच्छा, और कोई सवाल यहाँ पे? जी आसफा को समझे वीक आर्गुमेंट्स के एविडेंस। हमारी एविडेंस दे भी तो वीक एविडेंस दे, एविडेंस दे तो अच्छी बात है, ना भी दे तो कोई मसला है। एविडेंस दे अच्छी बात, ठीक, ना भी दे तो कोई मसला नहीं, लेकिन नीचे जब रिफ्यूट कर रहे हो तो एविडेंस देना लाजमी है। नीचे आप मस्ट एविडेंस दें। जब रिफ्यूट उनको कर रहे हैं ना, उनको फिर आप डिसएग्री उनसे कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि यार ये लोग जो क्लेम कर रहे थे their claim lacks substantial evidence, और जो क्लेम वाले 3 से 4 पॉइंट थे उनको रिफ्यूट करे तो उसमें आपने लाजमन एविडेंस देना है। अच्छा, ये तो था क्वेश्चन मार्क वाला। अब कभी कभार और वाला आता है, और वाला कॉन्टेम्प्रेरी वही चीज है, इसी को मैंने और वाले में तब्दील करके आपको समझाने के लिए किया है। कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी कि आजकल की दुनिया मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी और एडहेरिंग टू स्टेटस को। असाइनमेंट सर, वर्ड नोट इज राइट इन। नहीं लारैब, मैंने समझाने के लिए नॉट को कैपिटल किया है, आप लोग नहीं करेंगे। असाइनमेंट सर, वर्ड नॉट राइट एंड रिटन इन कैपिटल लेटर्स। समझाने के लिए मैंने किया है, जिस तरह मैंने यहाँ पे इसको वो हाईलाइट भी किया, आप हाईलाइट नहीं करेंगे, इसी तरह यहाँ पे मैंने नॉट को समझाने, ठीक। अच्छा, सेम इसको एज इट इज लिखेंगे, थी स्टेटमेंट जिस तरह एक्सपोजिटरी में समझाया था, आउटलाइन पहले में इंट्रोडक्शन, दूसरे में ऐसे टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी इन वर्ल्ड ऑर्डर, तीसरे में आप इन दोनों में से किसी एक को उठाएंगे। मैं इसको उठा रहा हूँ, मैंने कहा इंडीड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, ये इसके साथ ये वाला पॉइंट मैंने चूज किया। अब ये वाला मैंने रहने दिया, इस पे मैं क्या करूंगा, वही या पेस्लेट लगाऊंगा या लेवल ऑफ एनालिसिस में से कोई एक लगाऊंगा। 8 से 10 आउटलाइन एविडेंस के साथ स्ट्रॉन्ग से पॉइंट देके इस बात को प्रूफ करूंगा। करने के बाद फिर इसमें भी सर्टेन पीपल क्लेम contemporary world is adhering to status quo, मैं कह रहा हूँ certain people claim that contemporary world is adhering to status quo, यानी कि वो चीज मैं उठा रहा हूँ जो मेरा स्टांस नहीं था। ठीक है, स्टांस तो मेरा ये था कि बची कुछ बात है ना, उसके ऑपोजिट बात है, उसको मैं लूंगा। सेम ऊपर जो मैंने नो किया था इसमें, अगर यहाँ पे आईएमएफ वाला होता ब्लेसिंग और कर्स, ऊपर मैंने स्टांस किया कर्स, इंडीड आईएमएफ बेल आउट्स आर कर्स, उस पे आउटलाइन बनाऊंगा, फिर यहाँ पे कहूंगा सर्टेन पीपल क्लेम दैट आईएमएफ बेल आउट्स आर अ ब्लेसिंग। तब ऑपोजिट स्टांस को यहाँ पे उठा के 3 से 4 वीक आउटलाइन इसके फेवर में, आपके खिलाफ जो बात है उसके फेवर में, फिर उसके बाद मेन हेडर होगा हाउ एवर कॉमा देयर क्लेम लैक सब्सटेंशियल एविडेंस, ये जो क्लेम कर रहे हैं ना इनमें सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है। ठीक है, अब इसको आप देखें तो ऊपर एविडेंस ना दे तो बेहतर है, लेकिन मैं कहता हूँ दे भी तो कोई मसला है, बट अच्छा ये रहेगा कि ना दें एविडेंस। एविडेंस देंगे तो फिर इसको प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। नीचे आपने इनको रिफ्यूट करना है वन बाय वन, और आपने एविडेंस के साथ रिफ्यूट करना है। अच्छा, ये तो 2 सिनेरियोज थे जजमेंटल के। तीसरी भी एक किस्म है आर्गुमेंटेटिव की। कभी कभार एक्सपोजिटरी ऐसे भी ना बहुत ज्यादा वो होते हैं सर, इसके लिए कॉन्वर्ट में बहुत डाइवर्स चाहिए, हर चीज में ना भैया डाइवर्स, हर चीज में एवरीथिंग, फॉर एवरी ऐसे यू नीड टू बी डाइवर्स एंड यू मस्ट हैव बेटर आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स बेटर होना लाजमी है, स्ट्रक्चर ठीक होना बहुत जरूरी है। जिस तरह मैंने स्ट्रक्चर समझाया, मैं पिछले 3 दिनों से स्ट्रक्चर पे ही काम कर रहा था। मैं कोशिश करता हूँ
कि आपको ना वो भिजवा सकूं। किसका सोर्स? एविडेंस, रिसर्च का सोर्स। कहां से आप चाह रहे हैं कि हम चीजें ढूंढें, राइट? रिसर्च पेपर्स, गूगल, बुक्स, योर अदर प्रिपरेशन। आप आईआर पढ़ रहे हो तो आईआर से कोई बात फिक्स होती है उसको फिक्स कर लें। कोई एक्स्ट्रा बुक वाई नेशंस फेल आपने पढ़ी है, वहां से कोई चीज आपको याद आ गई, या पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड से कोई बात याद आ गई, या फिर आप रिसर्च करें, गूगल पे इस टॉपिक को डालें, इस पे रिसर्च पेपर्स पढ़ें। ये चीजें मैंने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस की हैं। ठीक, गूगल पहला सोर्स, ऑनलाइन इंटरनेट सोर्सेस, ठीक हो गया। आपके पहले देखिए, पहले जब आप ऐसे बनाएंगे ना, अभी स्टार्ट में एक ऐसे में आपके 4 घंटे भी लग सकते हैं। खुश हो जाएं, 4 घंटे में भी ऐसे तैयार होता है। जितना ज्यादा आप टाइम लगाएंगे उतना ज्यादा रिसर्च। एक ऐसे का रिसर्च दूसरे ऐसे में आपके जरूर काम आएगा। फैक्ट्स तो फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। और अबव ऑल जब आप ऐसे के लिए रिसर्च करेंगे, ये चीज मैं दोबारा बता रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ये आपके बाकी ऐसे का मकसद भी यही है, बाकी आपकी जो प्रिपरेशन है उसको ये 4 चांद लगा देगा। इसमें इतनी आपको रिसर्च करने की जरूरत है, किताबें पढ़ने की। जिसने किताबें पढ़ी, जिसको डिबेट सुनने का शौक है, जो लिखता है, बोलता है, समझता है, उसके लिए ऐसे लिखना बहुत आसान है। ठीक, जो नहीं पढ़ता, सिर्फ सिलेबस वाली किताबों को रटता रहता है, उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा ऐसे। अच्छा, कभी कभार आपके पास एक्सपोजिटरी टॉपिक होता है, लेकिन फिर भी आप उसको जजमेंटल या आर्गुमेंटेटिव में लिखते हैं। बताएं मुझे, मैं आपको ये बता चुका हूँ वो टॉपिक कौन से होते हैं। दिखने में जो टॉपिक एक्सपोजिटरी होते हैं, फिर भी उनको आप लिखते हो आर्गुमेंटेटिव में, कौन से टॉपिक्स हैं? सवाल पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क में बता नहीं पा रहा शायद, आपसे पूछ रहा हूँ कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं। कंट्रोवर्शियल, सर वेल क्वेश्चन डन। रिपीट कीजिएगा। कौन पूछ रहा है क्वेश्चन रिपीट करने के लिए? अस्रा आप पूछ रही हैं? देखिए, कभी कभार ना लारेब एक्सपोजिटरी ऐसे, आपको पता है ना, एक स्टेटमेंट होती है जिस तरह न्यू वॉर फ्रंट्स लाइन इकोनॉमिक जोन्स, ऐसी बात जिसमें आपसे सवाल नहीं पूछा जाता, आपको दिस और दैट का ऑप्शन नहीं दिया जाता। जिस तरह विमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज, ठीक हो गया। जिस तरह इसी टॉपिक को ले लें, इस टॉपिक को आप क्वेश्चन मार्क हटाएं, हटाने के बाद आप इस की जगह इसको खत्म करें, द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। ये अगर आता तो एक्सपोजिटरी बन जाता। आपको एक बात बताई गई है, कभी कभार एक्सपोजिटरी टॉपिक्स आपको लगते हैं ना, लेकिन फिर भी वो आर्गुमेंटेटिव होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं। जिस तरह ये आपका टॉपिक है, फॉर एग्जांपल दिस टॉपिक, एक सेकेंड यार, ये स्क्रीन शेयरिंग का बार बार दिखा रहा है। जिस तरह ये है, पॉलिटिकल अवेयरनेस लीड्स टू पॉलिटिकल पोलराइजेशन। कहता है जब सियासी शऊर है ना, तो सियासी बेहंगमी की तरफ ले जाता है, सियासी बर्दाश्त को खत्म करता है, चीजें पोलराइज्ड होती हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल बात है, हर दफा तो नहीं होता। पाकिस्तान में अगर ऐसा हुआ है या किसी और मुल्क में हुआ है, अरब में अरब स्प्रिंग आया है, तो जरूरी तो ये नहीं है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस पोलराइजेशन की तरफ ही ले जाए। नो, पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत अच्छी चीजों की तरफ भी ले जाता है। ऐसे टॉपिक्स हैं जो कंट्रोवर्शियल। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक्सपोजिटरी ऐसे की तरह लगने वाला आर्गुमेंटेटिव, women higher education leads to uh, leads to what?
women higher education leads to societal degradation. मिसाल के तौर पर खवातीन की आला तालीम सोसाइटल डिग्रेडेशन की तरफ ले जाता है। अब इसको पढ़ने से एक्सपोजिटरी लगता है, लेकिन कंट्रोवर्शियल बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खवातीन की तालीम सोसाइटल डिग्रेडेशन यानी सोसाइटल पस्ती की तरफ क्यों लेके जाएगा? इसको आप फिर नो करेंगे। अब इसमें मैंने एक चीज गलत की है ताकि आपको समझा सके। इसका भी सेम, पॉलिटिकल पोलराइजेशन लीड्स, पॉलिटिकल अवेयरनेस लीड्स टू पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये कंट्रोवर्शियल बात है, लिहाजा इसको आप देखने से एक्सपोजिटरी है, लेकिन ये है आर्गुमेंटेटिव। बहुत कम कोई आते हैं, बहुत शाज़ व नादिर ये चीजें आती हैं। इसको ऐसे ही लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर थीसिस स्टेटमेंट, फिर आउटलाइन, फिर सेम इंट्रोडक्शन, फिर आप ऐसे टॉपिक में यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस या कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ठीक, या कोरिलेशन ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ठीक, या पॉलिटिकल बिल्डअप या पॉलिटिकल इवोल्यूशन, कुछ भी इसमें आपका टॉपिक हो सकता है। ये पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल इवोल्यूशन के बारे में, पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में, किसी भी इस चीज पे आप समझाएं अपने टॉपिक को। तो जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो उसको जजमेंट करने से, यस, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्शियल, अदरवाइज एक्सपोजिटरी, जो आपको एक्सपोजिटरी टॉपिक उसको एक्सपोजिटरी वे में ही करेंगे। कोई कंट्रोवर्शियल हो बहुत कम, कोई 2% या 1% ऐसे टॉपिक्स आते हैं, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। आपके पास एक्सपोजिटरी आए, नॉर्मली तो मैंने आपको समझाया ना, जिसमें और आए, जिसमें क्वेश्चन मार्क है, वो जजमेंटल है, लेकिन कभी कभार एक्सपोजिटरी दिखने वाले भी जजमेंटल होते हैं। एक्सपोजिटरी स्टेटमेंट दिखने वाले जजमेंटल सिर्फ उसी केस में होंगे जिस केस में बात कंट्रोवर्शियल है, ठीक। इट्स क्लियर, आई मूव अहेड। अब यहाँ पे देखें, मैंने इसमें गलती जानबूझ के की है। जी नाबिया, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, और ये ऐसे पाकिस्तान का नेशनल ऐसे है। जिस तरह दाल चावल या शलवार कमीज हमारे नेशनल फूड और ड्रेसेस हैं, इसी तरह ये पाकिस्तान का तमाम टीचर यही पढ़ा रहे होते हैं, तमाम स्टूडेंट्स ये कर रहे होते हैं। ये कभी ना करिएगा। आप मुझसे पढ़ेंगी तो मैं कभी भी आप लोग को डिस्क्रिप्टिव नहीं करने दूंगा। 98% लोग इसी को कर रहे होते हैं, जिसमें से 2 या 3 पास होते होंगे, बाकी सारे फेल होते हैं। आप लोग या एक्सपोजिटरी करेंगे या आर्गुमेंटेटिव करेंगे, मोस्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। बहुत कम लोग एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, सबसे आसान एब्स्ट्रैक्ट। इसमें आएंगे, अभी तो हमने ये पढ़ा ही नहीं है। एंड इसमें है डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल, दो चीजों के बीच में एंड उनको जोड़े ना तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है मोस्टली 98% ऑफ द टाइम। अच्छा, इसमें देखें, मैं आपको एक चीज बारहा बताता रहता हूँ कि हम ऊपर जो वर्डिंग है स्टेटमेंट की वो नहीं बदल सकते। अब इसमें मैंने क्या किया, नो पॉलिटिकल अवेयरनेस लीड्स टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आई कैन नॉट डू दैट। अब सिंपली नो पॉलिटिकल अवेयरनेस लीड्स does not lead to political polarization। अपने स्टेटमेंट को ही लिखेंगे, बस उससे एग्री या डिसएग्री करें, या सिंपली पॉलिटिकल अवेयरनेस डज नॉट लीड टू पॉलिटिकल पोलराइजेशन, यानी कि आप पहले बता रहे मैं इससे एग्री नहीं कर रहा। मैं अब इसके बाद अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं जो आपके सामने है। मैं पॉलिटिकल, इस पे मैंने पेस्टेट लगाया, एनालिसिस एट पॉलिटिकल लेवल, सोसाइटल लेवल ऑफ एनालिसिस। दो ही लेवल ऑफ एनालिसिस मैंने लगाए क्योंकि मेरे 10 पॉइंट इसी में हो गए। अब कैसे मैं इससे डिसएग्री कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इट होल्ड्स पॉलिटिशियंस अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। पॉलिटिकल अवेयरनेस सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन नहीं फैलाता, इट होल्ड्स पॉलिटिशियंस अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। अवेयरनेस ही पॉलिटिशियन को अकाउंटेबल करता है अपने एक्शंस के लिए। बोरिस पार्टी गेट, बोरिस जॉनसन के साथ जो हुआ था, वो पार्टी में था कोविड में, अवेयरनेस थी ना कि लोगों को पता चला और उसको फिर फाइनली रिजाइन करना पड़ा। अवेयरनेस ना होती तो ऐसे तो चर्चिल भी शराब पीकर घूमता फिरता था, लेकिन कभी उसको इस्तीफा देना नहीं पड़ा, अवेयरनेस नहीं थी। इट इंश्योर्स इंक्लूजन ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स। अवेयरनेस आए तो इंश्योर करता है। अब देखिए होल्ड्स,
ensures, increases, rises, hinders, parallelism, ensures inclusion of youth in politics. आप इसमें ये भी लिख सकते हैं political awareness holds politician. मैंने इसको शॉर्टकट के लिए इस तरह लिखा हुआ है, आप बेहतर तरीका ये कि आप लिखें कि political awareness holds politician accountable for their actions. Political awareness ensures inclusion of youth in politics. पिलडाट पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट, अवेयरनेस ये है कि पाकिस्तान का पिलडाट बने. It increases the number of well-informed voters. जितनी अवेयरनेस होगी उतने well-informed वोटर होंगे. जरूरी नहीं कि पोलराइजेशन. नेशनल असेंबली वोट का टर्न आउट पहली दफा पाकिस्तान में मैक्सिमम था. 51.6% लोगों ने वोट दिया था 2018 में. ईसीपी को मैं कोट कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. ये अवेयरनेस ही है जिसकी वजह से पहले तो लोग वोट में इतना हिस्सा उसमें हिस्सा ही नहीं लेते थे पॉलिटिक्स. मैं ही ऐसा था 2018 से पहले. मुझसे कोई पूछता था, मैं कहता था ए पॉलिटिकल. फिर इमरान खान आया, अवेयरनेस आया, उसके बाद देखिए 51.6% लोगों ने वोट में हिस्सा लिया. It rises public involvement in policy formulation. जितनी अवेयरनेस होगी उतनी पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ना हिस्सा लेगी. प्रेशर बिल्ड करेगा अपने लेजिस्लेचर पे. जिस तरह इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स की जो एग्रीमेंट्स थे ना, जो पहले हुकूमतों ने की थी, इमरान खान के दौर में लोगों ने जब ये रेज की क्वेश्चन तो उनके साथ एग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू किया गया. ये वापडा से बहुत पैसे ले रहे थे जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स थे. मतलब आप अपने ग्रिड स्टेशन लगाओ और महंगे दामों बेच दो. किसी मिनिस्टर के आप रिश्तेदार हो या किसी जनरल या ब्यूरोक्रेट के आप जानने वाले हो, पाकिस्तान के अंदर ये चीजें अक्सर चलती हैं. तो ये अवेयरनेस की वजह से वो डिसकंटिन्यू हुए थे. It hinders the continuation of patronage-based political system. Patronage-based political system जो है वो बेसिकली इसको स्पॉइल सिस्टम भी कहा जाता है. ये अमेरिका में बहुत ज्यादा होता था. स्पॉइल सिस्टम का मतलब ये है कि जंग में जो माले गनीमत है ना, उसको स्पॉइल्स कहा जाता है. जो भी पार्टी जीतती थी ना, वो कहती थी कि हम जंग की तरह जीते हैं. अब जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, वो हमारे माले गनीमत है. अपने बंदे बिठाते थे, उसको स्पॉइल सिस्टम कहा जाता था. अब जब किताब पढ़ेंगे पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, वहां पे पैट्रनेज बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है. पाकिस्तान के अंदर भी ये स्पॉइल सिस्टम है. मिनिस्टर अगर राजपूतों का है तो उस साल राजपूतों के यहाँ से कम 20 से 50 लोग डीएसपी बनेंगे. अगर वो चौधरी आपका एमएनए बना है तो चौधरियों के यहाँ ब्यूरोक्रेसी में लोग लगेंगे. ठीक, वोट दो, वोट के जगह पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जरिए हम तुम्हारी खिदमत करेंगे. इसको कहते हैं पैट्रनेज बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम. खाता है तो क्या हुआ, खिलाता तो है, राइट. तो ये 1972 और 1983 में शाकमान डिक्रीज है. पॉलिटिकल अवेयरनेस उनमें है लोगों में. तो 1983 में यूएसए ने स्पॉइल सिस्टम को, पैट्रनेज बेस्ड सिस्टम को खत्म किया शाकमान डिक्रीज के जरिए. इन्होंने डिक्रीज पास की अपने कांग्रेस में और उसके बाद इन्होंने इसको बंद किया. पॉलिटिकल अवेयरनेस ही थी. सोसाइटल, it strengthens involvement of women in politics even in conservative societies. अवेयरनेस होगी तो कंजर्वेटिव सोसाइटी में भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होगी खवातीन की. ठीक है, सोसाइटीज की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स मैंने किया, पॉलिटिक्स किया, लेकिन मेन पॉइंट मेरा सोसाइटीज. बेनजीर भुट्टो, फर्स्ट फीमेल मुस्लिम प्रीमियर. It invigorates societies to take stand against political exploitation. अवेयरनेस होगी तो ये इन्विगोरेट करेगा, पुरजोश करेगा सोसाइटीज को कि वो अपने हक के लिए, अपने एक्सप्लॉयटेशन के लिए सोसाइटीज खुद खड़ी हो. जिस तरह बर्लिन वॉल गिरा था, बर्लिन वॉल में क्या हुआ था, लोग अवेयर हो गए. ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के आने के बाद ग्लासनोस्ट ने मीडिया को आजाद किया तो लोगों को अवेयरनेस मिली. उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों, हमें भी एक सिगार मुंह में लगा के कन्वर्टेबल कार में हॉलीवुड हीरोज की तरह लड़की अपने पास बिठा के, ब्लॉन्ड लड़की जिसके बाल हवा में उड़ रहे हो, हमें भी वो जिंदगी चाहिए. ठीक, अच्छा एक मजे की बात, अवेयरनेस सर हमेशा, अवेयरनेस इज नेवर फ्री. ये याद रखिए. हम कहते हैं ना अवेयरनेस ये किसी एक का नैरेटिव होता है. खैर ये एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन है, बट ये याद रखिएगा अवेयरनेस
is mostly a product of hegemony of consent. जिसको आप awareness कहते हैं वो किसी का propaganda होता है. There is no objective awareness. नहीं होता. वक्त के लिए, टाइम के लिए एक बंदे की, एक मुल्क की, एक पावर की जरूरत के मुताबिक आपको अवेयर किया जाता है और आप उसको अवेयरनेस समझ के आगे बढ़ते हैं. खैर, किसी दिन डिबेट वाले दिन इन पे डिस्कशन करेंगे. सीएसएस एस्पायरेंट्स को इन चीज़ों पे डिस्कस करना लाजमन आना चाहिए. सीएसएस का कोई सिलेबस नहीं होता. सीएसएस में आप हैं, आपका दिमाग है, आपका कलम है और आपकी सोच है. हेजेमनी ऑफ कंसेंट जो है, देखिएगा, असरा गौर से सुनिएगा. पहले आप किसी को अपना गुलाम जब बनाते थे ना, तो कश्ती में बैठ के उसके साहिल पे उतर के, घोड़ों पे बैठ के जाके जंग करके उस इलाके के लोगों को अपना गुलाम बना के फिर अपने तौर तरीकों पे उनको आमादा करते थे. जिस तरह अंग्रेज बरे सगीर में आए, आज तक पेंटें हम नहीं उतार पाए. पेंट पहनते हैं, ठीक है, शलवार कमीज से नफरत करते हैं. अंग्रेजी, इफ वी स्पीक इन इंग्लिश वी आर क्वाइट इंटेलिजेंट पीपल. यू सी, उर्दू में बात करें तो हमें बुरा लगता है. लेकिन आजकल आप किसी के शोर्स पे जाके तलवार चला के, बंदूक चला के किसी को गुलाम बनाने से रहे. इसलिए आप बुक्स के जरिए, मूवीज के जरिए, इंटरनेट के जरिए उनके दिमागों को कैप्चर करते हो. उसको कहते हैं हेजेमनी ऑफ कंसेंट. शाम को इस्लामाबाद के लोग गाड़ियों में बैठकर मैकडॉनल्ड्स के गिर्द जो घूम के ना, बेशर्मों की तरह एक बर्गर के लिए 4 काउंटर्स पे जाके जो बर्गर खा के वाओ वी एट अ बर्गर करके ना जो पिक्चर्स डालते हैं, दिस इज हेजेमनी ऑफ कंसेंट. घर में माँ उनके लिए खाना बनाकर प्यार से उनके सामने पेश करती हैं, वो उनको नहीं पसंद. मैकडॉनल्ड्स में जाके काउंटर्स में घूम फिरकर पैसे देकर उस बर्गर को, अनहाइजेनिक जंक फूड को दे ईट, और उनको लगता है कि हम कूल हो गए. ठीक, इसको कहते हैं हेजेमनी ऑफ कंसेंट. सर जिस सिविलाइजेशन का नाम दिया, सर जिसको सिविलाइजेशन का नाम दिया गया है, किसको सिविलाइजेशन का नाम दिया गया है लारैब? सिविलाइजेशन तो बहुत किस्म की होती है. आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेन मतलब जो इंफीरियर होता है वो सुपीरियर को मतलब अपने अंडर करके सिविलाइजेशन का नाम देके उसको एक्सप्लॉइट करता है, इस तरह. अब पहली बात पे, अवेयरनेस वाली बात पे है कि आप हेजेमनी ऑफ कंसेंट की बात पे. खैर, सिविलाइजेशन को भी आप कह सकते हैं. यस, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लिबरलिज्म, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स. लेकिन इसराइल वाले जब फलस्तीन वाले फ्रीडम ऑफ थॉट करते हैं तो उनकी मदद नहीं की जाती. बिल्कुल अपने फायदे के लिए आप अवेयरनेस फैलाते हो और हेजेमनी ऑफ कंसेंट से लोगों को कॉन्कर करते हो उनके दिमागों. किताबें आप पढ़ते हो, नेटफ्लिक्स खोलते हो तो आप वो चीजें कंज्यूम कर रहे होते हो. लारे, मुझे सिविलाइजेशन वाले मामले का नहीं पता, लेकिन ओवरऑल जो है ना, कहीं ना कहीं आप जो कह रही है मैं समझ पा रहा हूँ. बिल्कुल यही है. इसी वजह से ना, मतलब सिंपल अल्फाज में हेजेमनी ऑफ कंसेंट आपके दिमागों पे विदाउट, बगैर तलवार चलाए आपको अपने जैसा बनाना. इसको हेजेमनी ऑफ कंसेंट कहते हैं. हेजेमनी कहते हैं किसी के ऊपर गलबा पाना, सुपर पावर बनना. कंसेंट मतलब कि आप खुद मान लेते हो. दो किस्म की हेजेमनीज होती है. हेजेमनी ऑफ कोअर्जन. कोअर्जन मतलब फोर्स यूज करके, जबरदस्ती किसी के को आप उसके ऊपर हेजेमनी लाते हो. एक होता है हेजेमनी ऑफ कंसेंट, किसी को आप सलाह मशवरे से, प्यार से, बहला फुसला कर अपना गुलाम बनाते हो. उसको हेजेमनी ऑफ कंसेंट कहते हैं. जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आजकल की बात है. आप मुझे बताएं नाबिया, किस आर्टिफिशियल, चैट जीपीटी ने कब कहा मैकडॉनल्ड्स खाओ? लोग उससे पहले खाते हैं. या फिर आपके जो एलेक्सा ने कब कहा है कि वेयर जीन्स, हम फिर भी पहनते हैं. ये बहुत पहले से चीजें चली आई हैं. अंग्रेजी को सुपीरियर समझना, उर्दू को इंफीरियर समझना. अच्छा, आप सारे इतने लोग यहाँ पे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ. नजीब, आप जवाब न दीजिएगा, नजीब के अलावा सारे जवाब दे सकते हैं. उर्दू के अंदर, उर्दू के ग्रामर को क्या कहते हैं?
आयशा ने कहा लुगत और सर लूतुल फिरोज। लूतुल फिरोज, सर्फ और नहवा। अच्छा, और आई थिंक रेख्ता इन ओल्ड उर्दू। आयशा, आप पता है उर्दू का गला घोंट रही हो, मुझे शदीद तकलीफ हो रही है। लुगत, लुगत डिक्शनरी को कहा जाता है। रेख्ता, सलीस उर्दू का नाम रेख्ता है। उर्दू का इज्जतदार जो नाम है वो रेख्ता है। इंशा राजी। नजीब, आप बताएं क्या कहते हैं ग्रामर को? सर मेरे ख्याल में तो कवायदे ज़बान कहते हैं सर। यस, कवायद और इंशा। जी कवायद, सर। जी सर। ग्रामर को कवायद कहते हैं। तो कहने का मकसद मेरा ये था आप लोगों से, और इसी तरह आपको पंक्चुएशन मार्क्स का पता है लेकिन आपको रमूज और औकाफ का नहीं पता होगा। दिस इज हेजिमनी ऑफ कंसेंट, इसको कहा जाता है हेजिमनी ऑफ कंसेंट। अंग्रेजी को आप रमूज़े औकाफ कहते हैं उर्दू में। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, पंक्चुएशंस को, कॉमा, ये वो, इनको लगाने को रमूज औकाफ कहा जाता है। उर्दू इतनी खूबसूरत जबान के उससे प्यार हो जाए, हमें पता ही नहीं है इसका। अंग्रेजी जो ड्राइएस्ट जबान है, गुड लर्नर, दिस इज हेजिमनी ऑफ कंसेंट। ठीक हो गया। एक और बात, आखिरी बात, मेरा दिल नहीं भर रहा। हम लोग अम्मी, अम्मा, माँ की जगह मम्मी, ममा, मॉम, दिस इज हेजिमनी ऑफ कंसेंट। वालिद मोहतरम को डैडी, पापा, दिस इज हेजिमनी ऑफ कंसेंट। अब मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ। अच्छा, अब इसके बाद, it empowers nations to secure democracies from military involvement. पॉलिटिकल अवेयरनेस होगी तो ये एम्पावर करेगा नेशंस को, यानी कि सोसाइटीज को, कि वो डेमोक्रेसीज को मिलिट्री से बचाएं, जिस तरह तुर्कों ने किया था, टर्किश रेवोल्यूशन 2016। अब तुर्की के शहरों के अंदर आर्मी वाले यूनिफॉर्म में नहीं फिर सकते। क्यों? अवेयरनेस है। उन्होंने कहा कि नहीं सर, आपका काम सरहदों पर है, आपका काम यहाँ पे हमारे ऊपर। नाविया, सर सैयद को आप फिर समझी नहीं। अगर आप सर सैयद को फॉलो कर रही थी ना, तो आप उनको समझे नहीं। सर सैयद ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है हमारे लिए। सर सैयद से बड़ा हीरो हमारा कोई भी नहीं है। आज पाकिस्तान आज़ाद है तो सर सैयद की वजह से, सर आगा खान की वजह से, सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वजह से, सर कायद आज़म की वजह से। इन लोगों ने अंग्रेज़ों को बेवकूफ़ बनाया है। तो बहुत आगे के लोग हैं जो अंग्रेज हमें अजलों से बेवकूफ़ बना रहे, इन्होंने अंग्रेज़ों को बेवकूफ़ बनाया। सर, वी आर योर लॉयल सर्वेंट्स, वी आर लॉयल टू यू। नायब शाह वलीउल्लाह का बहुत छोटा रोल था, वो रिलीजियस रिफॉर्मर था। शाह वलीउल्लाह, मुजद्दद अल्फसानी, इन्होंने जिहाद वगैरह किया है। मॉडरेट इस्लाम की शक्ल इन्होंने नहीं बताई। नहीं नहीं, ये भी हेजिमनी ऑफ कंसेंट है जो आप चीजें पढ़ते हो। आई रिस्पेक्ट हिम फॉर व्हाट ही डिड, लेकिन उसका अलीगढ़ के मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं। उसकी अलग एक सोच थी। वो प्योरेनेटिकल सोच थी उसकी। वो इस्लाम को प्योर करना चाहते थे। इस्लाम के अंदर जो बिदअतें आई थी उनको वो सही करना चाहते थे। सर सैयद और बाकियों ने इस्लाम का नाम सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में जाके पश्तूनों को अपने साथ करने के लिए उन्होंने कहा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आप किताबें पढ़ेंगे हिस्ट्री की तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। आपको फिर मोहम्मद बिन कासिम के हीरो बनने पे आप सवाल उठाओगे। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद आप बहुत सी चीज़ें समझोगे। फिर आप अपने गिरेबान में झांक के अपने आप से सवाल करने लगोगे
जिस दिन आपने अपने से सवाल किया उस दिन मुझे मैसेज कीजिएगा, तब मैं आपको कहूँगा यू आर एजुकेटेड नाउ। खैर, इंशाल्लाह वो दिन लाजिमन हम देखेंगे। empowers nations to secure democracies from military involvement। अब मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ? मैं प्रूव कर रहा हूँ कि नो, पॉलिटिकल अवेयरनेस डज नॉट लीड टू पोलराइजेशन। और ये मैं प्रूव कर रहा हूँ कि देखो इतनी चीजें वो करता है पोलराइजेशन के अलावा। enables societies to uproot social evil via political process। 13th amendment यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से स्लेवरी को खत्म किया गया। इस सोसाइटी ने पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस के जरिए सोशल इविल को अप्रूव किया। ये तो पोलराइजेशन नहीं है, मैं पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ। आखिरी पॉइंट, इट इक्विप्स सोसाइटीज टू रेज वॉइस फॉर देयर राइट्स। उन दिनों जीबी प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसको भी मैंने यूज किया। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो लैंड ऑनरशिप बिल के खिलाफ, उसकी वायलेशन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वो पॉलिटिकल अवेयरनेस है ना। उनके बाप दादाओं ने नहीं किया था, आजकल के बच्चों ने या जवानों ने या अंकल्स ने, दे आर अवेयर अबाउट देयर राइट्स। पहले क्या होता था, ज़ियाउल हक ने जाके अपनी मर्जी से खालसा एक्ट को दोबारा एक्टिव किया, एसएसआर को खत्म किया, उनको पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। अब देखें, ये तो मेरा पॉइंट था कि मैं इस बात से डिसएग्री कर रहा था, इस कंट्रोवर्शियल बात से। अब देखें फोर्थ पॉइंट, सर्टेन पीपल क्लेम पॉलिटिकल अवेयरनेस लीड्स टू पॉलिटिकल पोलराइजेशन। अब मैं कह रहा हूं कुछ लोग क्लेम करते हैं, मैं नहीं। इट लीड्स टू डिस्टेबलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल कल्चर। कि अगर अवेयरनेस हो तो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल कल्चर जो है, जो स्टेटस को है, वो लोग कहते हैं ना, पिछले दिनों बहुत से लोग कह रहे थे कि ये जो चीजें हो रही है ना, जो पीटीआई के लोग कर रहे हैं, ये सिस्टम को खराब कर रहे हैं, सिस्टम को खराब कर रहे हैं ना, ये बातें। तो ये पोलराइजेशन जो है, ये एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल कल्चर को, सिस्टम को, जो पाकिस्तान में सिस्टम का लफ्ज होता है वो पॉलिटिकल कल्चर के लिए इस्तेमाल होता है, उसको डिस्टेबलाइज करते हैं। मैंने मिसाल दी, मारी आपके जवाबात यहाँ से आपको मिलेंगे। मैंने पाकिस्तान की मिसाल दी, डजंट मैटर, मिसाल आप दें, कोई मसला नहीं, अगर आप उसको रिफ्यूट कर सकते हैं। इट एस्केलेट्स द स्प्रेड ऑफ सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। अगर अवेयरनेस हो तो कुछ लोग सेपरेटिज्म की बात करते हैं, जिस तरह पुश्तूनिस्तान मूवमेंट है, जिस तरह बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट है। अवेयरनेस है ना, उन्होंने कहा कि यार हम हालात, स्टेट ऑफ हालात थे, हमने पाकिस्तान के साथ इसलिए इल्हाक किया था कि हमें ऑटोनॉमी मिले, लेकिन फिर 1948 में आर्मी भेजी गई और हमें जबरदस्ती पाकिस्तान का सूबा बनाया गया। ये चीजें उनको पता चलती हैं तो फिर वो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज की तरफ जाते हैं। इट स्पॉइल्स नेशनल कोहेजन विद इन अ स्टेट। अवेयरनेस हो तो नेशनल कोहेजन खत्म होता है। जिस तरह टीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहता है कि मैं तुम्हारे कोर्ट्स मानता ही नहीं, तुम शरिया कोर्ट बनाओ। ठीक है, अवेयरनेस की वजह से। ये मैंने सर्टेन पीपल क्लेम पॉलिटिकल अवेयरनेस पोलराइजेशन की तरफ, यानी कि डिवाइड की तरफ लेके जाता है। मैंने डिवाइड की चीजें बताई और एक्सप्लेन किया। अब इनको मैंने रिफ्यूट करना है। हाउएवर देयर क्लेम्स लैक सब्सटेंशियल एविडेंस। अब मैं पहले पॉइंट को रिफ्यूट कर रहा हूँ, फिर दूसरे, फिर तीसरे को करूँगा। पॉलिटिकल अवेयरनेस प्रोवाइड्स फर्टाइल सॉइल फॉर क्रिएशन ऑफ बेटर पॉलिटिकल कल्चर। ये ऐसा ही नहीं है कि डिस्टेबलाइजेशन, ये उससे भी बेहतर पॉलिटिकल कल्चर के लिए फर्टाइल जरखेज जमीन प्रोवाइड करता है। मैंने यहाँ पे जॉर्ज जे नेथन का कोट दिया है, बैड ऑफिशियल्स आर द वंस इलेक्टेड बाय गुड सिटीजंस हु डू नॉट वोट। बैड ऑफिशियल कुछ नहीं होता, बैड लीडर कुछ नहीं होता। बैड लीडर गुड जो वोटर्स हैं ना, जो अच्छे लोग, वो अपने वोट को गलत इस्तेमाल करते हैं या नहीं इस्तेमाल करते, उसके जरिए ये आगे जाते हैं। It highlights discrepancies against various groups to strengthen inclusivity। ये सिर्फ सेपरेटिस्ट नहीं होता। सेपरेटिस्ट चीजें, वो बंदा सेपरेटिज्म पॉलिटिकल अवेयरनेस की वजह से नहीं हो, और भी चीजें हो सकती हैं। अवेयरनेस हो तो लोगों की डिस्क्रिपेंसीज, लोगों की डिफरेंसेस जो हैं वो सामने आती हैं, और फिर उसके जरिए से मुख्तलिफ लोग प्लुरलिज्म के जरिए एक साथ जमा हो जाते हैं। ये अवेयरनेस है। कैसे? एपार्टाइड को खत्म किया गया साउथ अफ्रीका से 1994 में। अब उनको, ठीक है, पता चला, नेल्सन मंडेला ने उनको बताया कि हम इतने बुरे नहीं है जो सियाफाम लोग हैं, जो अफ्रीकन लोग हैं, हमारे भी हक हैं, हमें सेकंड क्लास सिटीजन मत समझो, हमें
इंक्लूसिविटी करो, इंक्लूड करो हम अपने मेन स्ट्रीम में। तुम गोरे हो, हम काले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम कोई पस्त दर्जे के लोग हैं। ठीक, तो अवेयरनेस ही थी जो ये चीजें प्रोवाइड उनको करती है। पॉलिटिकल अवेयरनेस इम्बाइब्स ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन पीपल। अब यहाँ पे नेशनल कोहेजन को अगर ये लोग कहते हैं ना खराब कर रहा है, तो ये एक्चुअली कोहेजन को खराब नहीं करता, ये इम्बाइब करता है ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। अगर टीटीपी शरिया कोर्ट मांग रही है तो सवात वैली के लोग टीटीपी के खिलाफ प्रोटेस्ट भी तो कर रहे हैं। तो इस तरह आप चीजों को घुमा फिरा के एंड में आप कंक्लूजन दो। क्लियर हो गई बात? ये मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं। किसी का कोई सवाल? सर, जी सर। मैडम जी पूछिए। सर लास्ट में जो लास्ट पॉइंट हमने तीन जो वीक पॉइंट्स हमने दिए थे, वीक आर्गुमेंट्स दिए हमने, जो आउटलाइन बनाई तीन हमने, अपना जो स्टांस लिया था उसके उसके अगेंस्ट ना सर्टेन सर। पीपल वाले। जी सर। तो जी इसके बाद नीचे हम उनसे मतलब उनको हम कह रहे हैं कि नहीं यार ये चीजें इस तरह नहीं थी। तो ये हर एक आउटलाइन से रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग हमें चीजें बतानी होंगी। जैसे आपने लिखा हुआ है कि लीड्स टू डिस्टेबलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल कल्चर, तो इसके नीचे एक स्टांस तक पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस 2022। तो नीचे जो हमारा पहली जगह पे जब हम इसे रिफ्यूज कर रहे हैं, नहीं ये ऐसा नहीं है, तो ये जो पहला हमने पॉइंट लिखा आउटलाइन बनाई है, ये बिल्कुल उसी पॉइंट से करस्पॉन्डिंग होगी, उसी से Yes. डिटेल में। उसी को आप जी जी रिफ्यूट करोगे। जो पॉइंट आपने सर्टेन पीपल के दिए है ना, वन बाय वन आप उनको जी। कोशिश करोगे कि उन चीजों को यहाँ पे आप गलत प्रूफ करो। अच्छा, ये इसीलिए तो रिस्पेक्टिवली है। यस यस जी जी सर्टेन पीपल का हाउएवर वाले मेन आउटलाइन में तीन जो पॉइंट है, तीनों को आपने वन बाय वन उनको गलत प्रूफ करना है। ठीक गलत है, प्रूफ नहीं कर सकते, उनसे बेहतर बेहतर प्रूफ करना है। सही है। तो अगर हम इसमें उस चीज का अगर एक्सप्लिसिट टच भी दें तो ठीक रहेगा। एक सेकंड मुझे आवाज नहीं आई, अभी बोले। मैं सर कह रहा हूँ कि अगर उस पॉइंट का फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 14 आउटलाइन नंबर 14 है हमारी, तो ये हम ऊपर आई थिंक 11 पॉइंट को उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो इसमें हम उस 11 पॉइंट का जिक्र कर सकते हैं, मतलब एक्सप्लिसिटली कि ये उस तरह नहीं तो इस तरह हो सकता है, जैसे लीड्स टू डिस्टेबलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल यस कल्चर आपने कहा। देखिए और जी जी देखिए मुजीब, बाकी आप कैसे एक तरफ सर्टेन पीपल क्लेम वाले जो है नहीं आपके सामने, ये जो जी वीक सर। मैं कह रहा हूँ, इन जी सर। वीक्स को ना आपका ऐसे उस वक्त तक आर्गुमेंटेटिव स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। इनको आप वीक करें या स्ट्रॉन्ग करें, यहाँ पे आपने इनको रिफ्यूट करना है, इनको गलत प्रूव करना है। ठीक, ठीक ठीक ये ठीक है इसका सर। तरीका है। यही सवाल सही है। आपका है ना? जी सर मैं यही कह रहा था। जी, और ऊपर जो है आपका स्टांस वाले वो अलग चीज है, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं। देखिए अब बस ऊपर आप अपने पॉइंट को प्रूव करते हो 10 पॉइंट्स में, नीचे जी यहाँ सर। पे ना आप इन दोनों के साथ जंग करते हो, और जंग में जी आपने हाउएवर देयर क्लेम लैक्स एविडेंस को जिताना है, फिर आपने कंक्लूजन में जाना है। सही ठीक, है सही है सही है सर। और कोई सवाल किसी का? सर हमारे आर्ग्यूमेंट जस्टिफाइड होने चाहिए, किस तरह, हाउ? मैं आपका सवाल नहीं समझा। सर मीन जो हम अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं मतलब ऑलवेज वो जस्टिफाइड हम उससे करेंगे अपने कोई रेफरेंस से कोटेशन वगैरह से, तो हमेशा वो स्ट्रोंग होना चाहिए देन अदर पीपल्स जो क्लेम कर रहे हैं, मतलब उनके वो फेवर में कम बनस्पत, हो। उनके बनस्पत, यस। सर्टेन पीपल क्लेम के बनस्पत आपके जो हाउएवर देयर क्लेम लैक एविडेंस में जो रिफ्यूट कर रहे हैं ना, वो स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। यस, क्यों? देखें क्यों स्ट्रांग होनी चाहिए। ऊपर आपने एक स्टांस लिया, आपका अपना स्टांस, फिर उसके बाद आपने कहा कि कुछ लोग मेरे खिलाफ भी बात करते हैं। सर्टेन पीपल क्लेम यानी कि मेरा जो पॉइंट है उसके अगेंस्ट भी लोगों की बातें हैं, वो भी आपने मेंशन की, लेकिन एंड पे फिर उनको आपने रिफ्यूट भी करना है। जब तक आप उनको डिसअप्रूव नहीं करोगे, रिफ्यूट नहीं करोगे, तो आपका पॉइंट फिर कैसे आपका स्टांस क्लियर होगा? आप अपने स्टांस के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हो। ठीक है, क्लियर?
यस। अच्छा जी, नोट करिएगा अपने पास होमवर्क। कल का आपका होमवर्क है, इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी क्वेश्चन मार्क। इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर आप स्ट्रक्चर का ख्याल रखते हुए अपना स्टांस लेने के बाद कम से कम 4 पॉइंट्स, फिर उसके बाद सर्टेन पीपल में 2 पॉइंट्स, और फिर उनको आप हाउएवर में रिफ्यूट करेंगे। इन टोटल आपके आउटलाइन होंगे 8, 4, 2 एंड 2। ठीक हो गया? क्लियर हो गई बात? सर, इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, क्या सर रिपीट करें? मैं सेंड भी करूंगा आपको, ये मारिया ने लिखा भी है, इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। क्या दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है? अब आपको मल्टीपोलैरिटी क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछे, मैं क्लियर करता हूँ। किस किस को मल्टीपोलैरिटी का नहीं पता सो फार? मल्टीपोलैरिटी का किसको नहीं पता? हैंड रेज करें। यस सर, मुझे देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर आपने अक्सर सुना होगा, वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर की 3 किस्में हैं। मैं बेसिक में पिछले दिनों ला रहा यही समझा रहा था। वर्ल्ड ऑर्डर की 3 किस्में हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड, बाइपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड। वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि दुनिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर के हिसाब से ममालिक की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ममालिक की वो है रिलेशंस है, वो किस तरह है। तो 3 किस्म के वर्ल्ड ऑर्डर हो सकते हैं। नंबर 1 यूनिपोलर, जिसमें एक सुपर पावर होगा, बाकी सारे कंट्रीज उसके फेवर में होंगे, कुछ कुछ उसके मंजूर नजर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उसके लिए तल्ख साबित होंगे। ठीक, यानी कि एक पावर होगा, एक सुपर पावर होगा, इसको कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर या यूनिपोलैरिटी। दूसरा होता है बाइपोलैरिटी, जिस तरह कोल्ड वॉर में था, 2 सुपर पावर होते हैं, उनकी आपस में तसल होता है, और बाकी कुछ ममालिक एक पावर के साथ जुड़े होते हैं, कुछ ममालिक दूसरे के साथ, यानी कि पूरी दुनिया के ममालिक 2 टीम्स में बटे हुए होते हैं। तीसरी किस्म है मल्टीपोलैरिटी। मल्टीपोलैरिटी यानी कि जिसमें कोई सुपर पावर नहीं होता, हर कोई अपनी मनमानी करता है, जिस तरह आजकल निजाम नजर आ रहा है। रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है, इंडिया यूएसए का एलाई होने के साथ साथ तेल रशिया से खरीद रहा है। उसके पूछने पे कहता है कि मेरे लिए नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों भाई तुम्हारे वॉर में अपना नुकसान करूं। ठीक है, चाइना उठ के, जो कोल्ड वॉर चल रहा था ईरान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, उनके अंदर अपीजमेंट करता है। द ग्रेटेस्ट रिप्रोचमेंट, व्हिच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिप्रोचमेंट ऑफ 21st सेंचुरी इन मिडिल ईस्ट। ये काम यूएसए का है मीडिएट करना, लेकिन चाइना जाके मीडिएट कर रहा होता है, और जो अजलों की उनकी दुश्मनी है सऊदी और ईरान की, उसको खत्म कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि हर ममालिक अपनी मनमानी करने लगे, उसको मल्टीपोलैरिटी कहते हैं। अब जो रशिया ने अपने रशियन रूबल्स में, रूबल्स कहते हैं रशियन, आई थिंक सो, उनमें ट्रेड करना शुरू किया, जो डॉलर की ट्रेड थी, डॉलर की ट्रेड थी। अरे मुझे एक्सप्लेन करने दें, मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, इसलिए आपने जल्दी से कहा कि सर ने दिमाग अभी खराब कर देना, तो मैं कहती हूँ मुझे समझ आ, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे लिखते वक्त भी आपको काम है। ठीक, रशिया अपने पैसों में डील कर रहा है, चाइना अपने पैसों में डील कर रहा है। ठीक है, और डॉलर की जो हेजेमनी थी वो खत्म होगी। नहीं, मुझे पता है मैं आपको तंग कर रहा हूँ, तो ये निज़ाम है। ठीक, इसको मल्टीपोलैरिटी कहा जाता है। अच्छा जी, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, आपका कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं है तो लेट्स कॉल इट अ डे।